जय हिंद। टीवी 9 के स्पेशल कार्यक्रम राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति और सत्ता दोनों का जब मेल होता है तो किस किस तरह के काम होते हैं और उस काम को अगर पत्रकार अंजाम दे तो कैसा हो, आज इसी बात का खुलासा करने जा रहे हैं। शायद इससे पत्रकारिता जगत में हड़कंप मच जाए। हमारे हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे कई दिग्गज और स्थापित पत्रकारों के चेहरों से नकाब उतर जाएगा। इन दस्तावेजों से यह साबित होता है कि इन महान पत्रकारों ने न सिर्फ पत्रकारिता को लज्जित किया है, बल्कि उन्होंने अपने कारनामों से देश में प्रजातंत्र की हत्या करने वाली ताकतों को मजबूत करने का काम किया है। ये दस्तावेज बताते हैं कि किस तरह देश के जाने माने एवं प्रतिष्ठित पत्रकारों ने सरकार की तानाशाही पूर्ण नीतियों को जायज ठहराया, न्यायपूर्ण ठहराया और उसके बदले पैसे लिए। अगर उनका विश्वास होता, वो प्रचार करते लेकिन पैसे नहीं लेते, तो हम मान लेते कि उनका उस विचारधारा में विश्वास है। पर जैसे ही उन्होंने पैसे लिए, वैसे ये साफ हो गया कि ये काम एक विशेष योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत किया गया। आज हम उन पत्रकारों के नाम, जिनके उनके अखबारों के नाम बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि सरकार से उन्होंने कितने पैसे लिए। ये है वो दस्तावेज जिसमें उन पत्रकारों के नाम हैं जिन्होंने इमरजेंसी में सरकार की मदद की। ये दस्तावेज भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल दूरदर्शन के दस्तावेज हैं, जिसे प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा गया। इमरजेंसी के समर्थक पत्रकार ये 16 सितंबर 1978 को जारी किया गया था। इसे जारी करने वाले अधिकारी का नाम H.B. माथुर है, जो उस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोलर ऑफ न्यूज प्रोग्राम थे। ये पत्र इसलिए लिखा गया क्योंकि 1 अगस्त 1978 को प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव M.V. देसाई ने ये जानकारी मांगी थी कि इमरजेंसी के दौरान वो कौन कौन से पत्रकार थे जिन्हें सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए दूरदर्शन पर बुलाया गया था। इस पत्र के जवाब में दूरदर्शन ने एक दस्तावेज तैयार किया जिसमें दूरदर्शन के सभी केंद्रों की जानकारी दी गई। ये पूरी लिस्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में 128 पत्रकारों ने इमरजेंसी का समर्थन किया। दूरदर्शन के इस दस्तावेज में ये भी बताया गया है कि इमरजेंसी के दौरान दिखाए गए कार्यक्रमों का मकसद क्या था। इस दस्तावेज के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान चलाए गए कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सरकारी नीतियों को प्रचारित करना था। मतलब इमरजेंसी कैसे देश के लिए बेहतर है, किस तरह सरकारी व्यवस्था सुधर गई है। ये दस्तावेज ये भी बताता है कि इमरजेंसी के दौरान दूरदर्शन की ये जिम्मेदारी थी कि टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम इंदिरा सरकार द्वारा बनाए गए 20 सूत्रीय और 5 सूत्रीय कार्यक्रमों को प्रचारित करें और बढ़ावा दें। इसके लिए दूरदर्शन पत्रकारों को बुलाता था। कई जानकार ये बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान दूरदर्शन सरकार और सरकार चलाने वाली पार्टी का मुखपत्र बन गया था। सरकार की नीतियों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर उसे प्रसारित करना और विरोधियों को नीचा दिखाना दूरदर्शन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। यही वजह है कि इस दौरान दिखाए गए टीवी कार्यक्रमों में इमरजेंसी को जायज बताया गया और इस दौरान लिए गए सारे फैसले और नीतियों को सही साबित करने की कोशिश की गई। इस सरकारी दस्तावेज से ये भी पता चलता है कि इन पत्रकारों ने अपनी सेवाओं का कितना इनाम लिया है। मतलब ये कि किस तरह इन पत्रकारों ने पैसे लेकर इमरजेंसी को जायज बताया था और सरकारी योजनाओं को बेहतर बताने की वकालत पत्रकारों ने की थी।
इमरजेंसी को जायज ठहराकर पत्रकारों ने पैसे वसूले। दूरदर्शन के डायरेक्टरेट जनरल के दस्तावेज में पत्रकारों के नामों के साथ साथ उनके अखबारों के भी नाम दिए गए हैं। ये दस्तावेज एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इससे ये पता चलता है कि किस तरह सरकार, राजनीतिक दल और तानाशाह मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही किस तरह पैसे और अपनी महत्व बनाए रखने के लिए किस तरह पत्रकारों की जमात में कुछ बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरकार की इस कोशिश का इमरजेंसी पर बहुत प्रभाव पड़ा। कई लोग ये मानने लग गए कि इमरजेंसी के दौरान सरकार सही ढंग से काम करती है। दूरदर्शन के इन कार्यक्रमों का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इन लोगों की वजह से कई लोग प्रजातंत्र के मूल्यों पर सवाल खड़े करने लग गए। भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे काले कालखंड की है 26 जून 1975 का दिन, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की थी। संविधान को निलंबित कर दिया गया था और सरकार ने जिसे अपना विरोधी समझा उसे जेल भेज दिया। विपक्ष के नेताओं के साथ साथ सरकार ने देश के कई जाने माने पत्रकारों को भी जेल भेज दिया। जिसने भी प्रजातंत्र की गुहार लगाई, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की बात की, वो सीधा जेल पहुंच गया। देश के सारे अखबारों और पत्र पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लग गई। दूरदर्शन ने कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र की जगह ले ली थी। इमरजेंसी के दौरान दूरदर्शन सरकारी प्रोपेगेंडा का सबसे सटीक हथियार बन गया। सरकार की नीतियों को सही और विरोध करने वालों को राष्ट्रद्रोही बताना, यही दूरदर्शन का मूल मंत्र था। जो भी कार्यक्रम दिखाए गए उनमें सरकार द्वारा फैलाए गए झूठ को दिखाया गया। कार्यक्रमों का इस्तेमाल विरोधियों और पत्रकारों को नीचा दिखाने के लिए किया गया। जहां कई पत्रकार सरकारी दमन के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जो अपने स्वार्थ के लिए घुटनों के बल रेंगने लगे। लेकिन सवाल यह है कि कौन थे वे जो सरकार के लिए काम कर रहे थे? कौन पत्रकार थे जो दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठकर देश को गुमराह कर रहे थे, लोगों को झूठी दलीलें दे रहे थे, सरकार की नीतियों को सही और प्रजातंत्र के लिए लड़ने वालों को गलत बता रहे थे? आइए अब आपको दिखाते हैं मुंबई दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठकर कौन कौन पत्रकार इमरजेंसी की हिमायत कर रहे थे। 25 जून 1975 को आजाद भारत के इतिहास का काला दिन माना जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगवा दी थी। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जो इमरजेंसी के दौरान मुंबई के दूरदर्शन स्टूडियो से सरकार की नीतियों को सही ठहरा रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव नवल किशोर नौटियाल रहे। वो 6 बार दूरदर्शन पर दिखे और उन्हें इस काम के लिए 600 रुपए मिले। इसके बाद नवशक्ति अखबार के PR बेहरे ने 5 बार दूरदर्शन पर सरकारी नीतियों को सही ठहराया, उन्हें 500 रुपए मिले। इनके अलावा महाराष्ट्र टाइम्स के चंद्रकांत तम्हाने, धर्मयुग के मनमोहन सरल, स्वतंत्र पत्रकार विश्वनाथ सचदेव और यशवंत पधे, इन लोगों ने 4 बार मुंबई स्टूडियो में सरकार की मदद की। इसके लिए उन्हें 400 रुपए दिए गए। लोक सत्ता के विंध्यधर गोखले ने भी यही काम किया। वो 3 बार दूरदर्शन पर नजर आए और उन्हें सरकार ने 300 रुपए दिए। इमरजेंसी के दौरान मुंबई दूरदर्शन पर महाराष्ट्र टाइम्स अखबार के गोविंद तलवालकर, VN देवधर, नवभारत टाइम्स के SB पाठक, लोक सत्ता के TS खोजे, माधुरी पत्रिका के अरविंद कुमार और स्वतंत्र पत्रकार प्रभाकर रानाडे, SR टीकेकर, कमलाकर कौशिक और DB कर्णे 2-2 बार सरकार की नीतियों को सही ठहराने पहुंचे। इन सभी को 200 रुपए मिले। कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जिन्हें मुंबई दूरदर्शन पर सिर्फ 1 बार बुलाया गया। इन लोगों में टाइम्स ऑफ इंडिया के सुकुमार जैन, फ्री प्रेस के राम त्रिकंत, सर्वोदना साधने के BA पाटिल और स्वतंत्र पत्रकार हरीश भनोट व के वाजपेयी थे। दूरदर्शन का ये दस्तावेज ये भी बताता है कि
कि द टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से जुड़े महावीर अधिकारी और कमलेश्वर को लंबे समय तक चलने वाले धारावाहिक पाक्षिक कार्यक्रम के लिए बुक किया गया। इन पत्रकारों ने सरकार की नीतियों को सही बताने के साथ साथ 20 सूत्रीय और 5 सूत्रीय कार्यक्रमों का भी जमकर प्रचार किया। समझने वाली बात केवल इतनी है कि इमरजेंसी के दौरान मीडिया पर यह सेंसरशिप लागू थी। दूरदर्शन पर सिर्फ वही दिखाया जाता था जिससे सरकार की करतूतों को सही ठहराया जा सके। जब पूरे देश में ही सरकार के विरोध पर पाबंदी थी तो भला दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठकर विरोध करने की हिम्मत कौन कर सकता था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि खुद को पत्रकार कहने वाले लोग दूरदर्शन के स्टूडियो में सरकार का महिमा मंडन आखिर करने के लिए गए ही क्यों। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि दिल्ली के वो कौन महान पत्रकार थे जिन्होंने सरकार के एजेंट की तरह काम किया। थोड़ा सा इंतजार, बस अभी वापस लौटते हैं। राजनीति में आपका स्वागत है। पत्रकारिता और प्रजातंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। प्रजातंत्र के बिना सच्ची पत्रकारिता का अस्तित्व नहीं है और स्वतंत्र पत्रकारिता के बिना प्रजातंत्र अधूरा है। आजादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबार को हथियार बनाया था। यही वजह है कि भारत में सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह किए बिना पत्रकारिता करना सिर्फ एक धोखा है। हर किस्म के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना और प्रजातंत्र की रक्षा करना पत्रकारिता का पहला दायित्व, पहला धर्म है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और प्रजातंत्र का गला घोंट दिया, तब हर पत्रकार का यह फर्ज था कि वो उस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता। लेकिन कुछ लोगों ने ठीक उसका उल्टा किया। वे प्रजातंत्र के लिए लड़ने की बजाय कांग्रेस पार्टी की दमनकारी एवं गैर संवैधानिक नीतियों के बचाव में उतर आए और उसके लिए पैसे भी लिए। जाहिर है इन पत्रकारों ने ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया। दूरदर्शन के जरिए इमरजेंसी और सरकारी नीतियों के लिए समर्थन जुटाने का केंद्र दिल्ली था। यहां बड़े बड़े पत्रकार दूरदर्शन के स्टूडियो में नजर आए। इनमें कुछ नाम चौंकाने वाले थे। इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा दूरदर्शन पर देखने वाले पत्रकार जीपी भटनागर रहे। वो 21 बार सरकार की नीतियों को सही बताने दूरदर्शन पहुंचे। उन्हें दूरदर्शन की तरफ से 2100 रुपए मिले। दूसरे नंबर पर इंडियन एक्सप्रेस के सुमेर कौल का नाम है। वो 20 बार दूरदर्शन पर दिखे। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए 2000 रुपए मिले। उनके बाद नाम आता है स्टेट्समैन अखबार के पी शर्मा का, जिन्होंने 11 बार दिल्ली दूरदर्शन पर कांग्रेस का गुणगान किया। उन्हें इसके लिए बाकायदा 1100 रुपए मिले। समाचार अखबार के सत्य सुमन ने 9 बार दूरदर्शन पर सरकार का समर्थन किया। उन्हें 900 रुपए मिले। इंडियन एक्सप्रेस के चेतन चड्ढा और हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े जीएस भार्गव 8 बार दिल्ली दूरदर्शन पर वक्ता बनकर पहुंचे। दोनों को 800 रुपए मिले। कई पत्रकारों ने 7 बार दूरदर्शन पर अपने ज्ञान का इस्तेमाल इमरजेंसी को जायज ठहराने में किया। इनमें टाइम्स ऑफ इंडिया के दिलीप पड़गांवकर एवं एस स्वामीनाथन अय्यर, नव भारत टाइम्स के अक्षय कुमार जैन, इंडियन एक्सप्रेस के बलराज मेहता, बिजनेस स्टैंडर्ड के गौतम गुप्ता एवं प्रताप अखबार के जीएस चावला शामिल हैं। कुछ पत्रकार 6 बार दिल्ली के स्टूडियो में सरकार के समर्थन में पहुंचे। इनमें श्रीमती कमला मनकेकर, इंडियन एक्सप्रेस के शीतांशु दास और सुरेंद्र सूद व टाइम्स ऑफ इंडिया से दिलीप मुखर्जी व योगेंद्र बली। इसके अलावा राकेश जैन जो समाज कल्याण से जुड़े थे, इन्हें उस वक्त 600 रुपए मिले। दूरदर्शन को 5 बार अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों में हिंदुस्तान टाइम्स के डीआर आहूजा, राशिद तलीम और यतीन्द्र भटनागर थे। इनके अलावा साप्ताहिक हिंदुस्तान के मनोहर श्याम जोशी, टाइम्स ऑफ इंडिया के गिरिलाल जैन और हिंदू अखबार के
के कत्याल और स्टेट्समैन के ज्ञानेंद्र नारायण 4 बार थे। वहीं कई बड़े पत्रकार ऐसे भी थे जो 2 या 3 बार दूरदर्शन पर नजर आए। इनमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस के केवल वर्मा, नेशनल हेराल्ड के नजमुल हसन, टाइम्स ऑफ इंडिया के बीएन कुमार व उषा राय, हिंदुस्तान टाइम्स के जीवन नायर व राजगीर, तेज अखबार के विश्वबंधु गुप्ता, सेवाग्राम के जीपी जैन, आईएनएफए के इंद्रजीत और पैट्रियट आर के मिश्रा थे। ये लोग लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ काम करते नजर आए। आपातकाल में लोकतंत्र के खिलाफ उस समय की सरकार के समर्थन में जाकर वकालत की और देश की जनता को गलत जानकारियां दी। इनमें से ज्यादातर आज पत्रकारिता की शीर्ष पर हैं और कुछ तो देश की समस्याओं के हल में लगे हैं। दूरदर्शन के दस्तावेज इस मामले में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि वर्तमान में पत्रकारिता में आई गिरावट की जड़ें कहां हैं, भारत में पत्रकारिता कब और कैसे पटरी से उतर गई। आज हालात यह है कि सरकार के साथ साथ मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों में यह धारणा बनती जा रही है कि मीडिया भी दलाल बन गया है। यह धारणा कुछ हद तक गलत भी नहीं है। जब देश के बड़े बड़े संपादकों और पत्रकारों के काले कारनामों का खुलासा होता है तो अखबारों में छपी खबरों पर विश्वास करने वालों को सदमा पहुंचता है। बड़े पत्रकार बड़े दलाल बन गए हैं तो छोटे पत्रकार भी पीछे नहीं हैं। पैसे लेकर झूठी खबरें छापने का प्रचलन बढ़ चला है। छोटे छोटे शहरों में पत्रकार और संवाददाता अवैध वसूली का काम करने लगे हैं। धमकी देने और ब्लैकमेल करने से लेकर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का काम भी हम में से कुछ पत्रकारों का नया शौक बन गया है। पत्रकारिता की संवैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोग पत्रकारिता से जुड़े लोगों पर संसद, नौकरशाही और न्यायपालिका से जुड़े लोगों से ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे देश के लोग आज भी अखबारों और टेलीविजन की खबरों पर धार्मिक ग्रंथों के शब्दों की तरह विश्वास करते हैं। इमरजेंसी के दौरान कई पत्रकारों ने इस भरोसे को तोड़ा है। देश के अलग अलग दूरदर्शन केंद्रों में ये दिग्गज सरकार के प्रवक्ता बन गए थे। इन नामों में हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही पत्रकारों के नाम। इंडियन एक्सप्रेस के बलराज मेहता, प्रताप के जीएस चावला, बिजनेस स्टैंडर्ड के गौतम गुप्ता, इकबाल के जीएन खयाल, इकोनॉमिक टाइम्स के ओएन कौर, खिदमत के एएन वट्टल, यूएनआई के बशीर अहमद, इंडियन प्रेस एजेंसी के ओपी सभरवार, पीटीआई के पीएन जलाली, श्रीनगर टाइम्स के जीएम सोफी, हिंदुस्तान टाइम्स के रिज भारद्वाज, स्वतंत्र पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा, इंडियन एक्सप्रेस के एचके दुआ, हिंदुस्तान टाइम्स के राजगीर, टाइम्स ऑफ इंडिया के जनक सिंह, आफ्ताब के सनाउल्लाह भट्ट, पैट्रियट के प्रफुल्ल रॉय चौधरी, आनंद बाजार की तपस गांगुली, टाइम्स ऑफ इंडिया के डीआर आहूजा, स्वतंत्र भारत के चंद्रदयाल दीक्षित, नेशनल हेराल्ड के सक्सेना, नेशनल हेराल्ड के सुरेंद्र चतुर्वेदी, स्वतंत्र भारत के अशोक जी, ब्लिट्स के बेशन कपूर, ये नाम बड़े हैं। पत्रकारिता की दुनिया में इनका नाम है। इस लिस्ट से ये भी पता चलता है कि सरकार ने ना इमरजेंसी के दौरान सिर्फ दिल्ली या मुंबई के पत्रकारों से अपना प्रचार प्रसार कराया, बल्कि राज्यों के स्तर पर भी पत्रकारों से ये काम करवाया गया। 1975 में कई शहरों से दूरदर्शन का प्रसारण होता था। दूरदर्शन डायरेक्टरेट के दस्तावेजों में दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो पैसा इन पत्रकारों ने लिया वो आज के संदर्भ में कम जरूर नजर आता है, लेकिन 1975 में इसकी कीमत आज की तुलना में बहुत ज्यादा थी। चुनाव के दौरान
टीवी चैनलों और अखबारों का जो चरित्र उभर कर सामने आता है वो विषयवृत्ति से कम नहीं है। हमारे पत्रकार साथी हमें माफ करेंगे इस शब्द के इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग भी अब यही कहने लगे हैं। पत्रकारिता में दलाली की नींव कहां से पड़ी, ये इन दस्तावेजों से पता चलता है। आज भी ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जो सरकार के काले कारनामों को छिपाने के लिए दलीलें देते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। ये चिंताजनक स्थिति है। जिस तरह नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार से आज प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है, उसी तरह पत्रकारिता की विश्वसनीयता खत्म होने से प्रजातंत्र का बचना मुश्किल हो गया है। प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए सामाजिक सरोकारों के साथ विश्वसनीय पत्रकारिता वक्त की मांग है, वक्त की जरूरत है। इन दस्तावेजों को देखकर हैरानी होती है कि एक तरफ ये महान पत्रकार सरकार के लिए समर्थन जुटा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों की एक जमात थी जिन्हें सरकार ने जेल भेज दिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इमरजेंसी के दौरान किस तरह मीडिया पर सेंसरशिप लागू हुई थी। ब्रेक के बाद राजनीति में आपका स्वागत है। इस देश में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। इमरजेंसी के शुरुआती दिनों की बात है, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। मैंने पूछा क्या। उन्होंने कहा बेनेट कोलमैन कंपनी में बैठने वाले एक पत्रिका के संपादक के मुंह पर एक घूंसा मारो ताकि उसके दांत टूट जाएं। मैंने पूछा क्यों। कहने लगे वो इमरजेंसी के पक्ष में ऐसे ऐसे तर्क गढ़ रहा है कि मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि मैं उसका परिचित हूं। ये गुस्सा था भवानी प्रसाद मिश्र जैसे लोगों के मन में जो लोकतंत्र के सच्चे पुजारी थे। आज बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है। किसी भी राजनीतिज्ञ से पूछ लीजिए, किसी भी पाठक से पूछ लीजिए, जिस तरह पेड न्यूज के खिलाफ लोगों में गुस्सा है उसका वर्णन करना असंभव है। शर्म आती है कि हम भी उसी धारा में हैं जहां पर एंटी पीपुल जर्नलिज्म हो रहा है, जहां लोगों के भूख प्यास तकलीफ दर्द बीमारी मौत कोई ध्यान नहीं खींचते। हम ऐसी पत्रकारिता के खिलाफ हैं और हम चाहेंगे कि हम ऐसे अपने साथियों से अपील करना चाहें, देखिए आप प्रो पीपुल पत्रकारिता जिसमें लोगों का दुख दर्द भूख प्यास मौत उनकी तकलीफ आपका विषय बने। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस देश में जिस तरह लोकतंत्र के ऊपर से जनता का विश्वास उठ रहा है वैसे ही पत्रकारिता के ऊपर से भी जनता का विश्वास उठ जाएगा। हालांकि अभी तक हम में से बहुत सारे लोगों के लिखे हुओं को, बहुत सारे पत्रकारों के लिखे हुए शब्दों को लोग गीता की तरह विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि इन्होंने जो अखबार में लिखा है वो सही होगा। उस विश्वास को बनाए रखने की अपील अपने पत्रकार साथियों से करते हैं। लोगों का विश्वास गया, आपका सम्मान गया, आपकी साख गई। पत्रकारों के बीच की राजनीति आपको कैसी लगी? हम राजनीति के इस हिस्से को इसलिए आपके सामने लेकर के आए कि आप हमारा भी वो चेहरा देख सकें जिसे आप नहीं जानते हैं। इसीलिए कहते हैं राजनीति को देखिए, समझिए, परखिए और राजनीति को अपने हाथ में लीजिए। जय हिंद।